Hello dear student of class 12th, welcome back to your physics concept class, and this is your 7th lecture of 3rd unit named as the magnetism. We are discussing the application of Biot-Savart law from last few lectures. So we have already discussed about the magnetic field due to a current carrying circular loop on its center in the lecture 5th, and the magnetic field due to a current carrying circular loop on its axis in the lecture 6. And today we are going to discuss the next application of Biot-Savart law, that is the magnetic field due to a current carrying a straight conductor of infinite length. So let's start our class. Be with me till the end of the class. Okay, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. टॉपिक आज का मैंने आपको बोल ही दिया है, फिर भी मैं नोटिस कर देता हूँ. टॉपिक इज magnetic field due to infinitely long current carrying conductor. Okay, this is our topic, magnetic field due to a infinitely long current carrying conductor, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं. मीन्स एक इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर जिसमें कि कोई करंट फ्लो हो रहा हो, उसकी वजह से उसके आसपास नियर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं. तो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे साथ में डायग्राम को बहुत कायदे से प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होगा. तो चलिए पहले देखते हैं क्या कंडीशन है. हम सपोज करते हैं ये यहाँ पर दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर. इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसको हमने आई सपोज किया है और इसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है. मीन्स हम इसको डॉटेड कहीं तक भी शो कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी तक. तो इनफाइनाइट तो किसी को पता नहीं होता है, हमें भी नहीं पता है. एंड वी हैव अ पॉइंट लाइक दिस. ये एक पॉइंट P है जो कि कंडक्टर से कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे हमने सपोज कर लिया है. और यहाँ पर पॉइंट P पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं इस कंडक्टर की वजह से. तो अभी मैंने क्या बोला, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ. तो सिंपल है, हमें बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है. और अगर बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है तो वी हैव टू सिलेक्ट अ करंट एलिमेंट. ठीक है, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ किसके लिए है, करंट एलिमेंट के लिए. तो हमें इस कंडक्टर का एक कोई स्मॉल पार्ट एज एन करंट एलिमेंट चूज करना होगा. ठीक है, और उसकी रेडियल लाइंस को हमें पॉइंट P से मीट कराना होगा बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करने के लिए, जैसा आप लोग ऑलरेडी जानते हैं. तो हम यहाँ पर इस तरीके का एक एलिमेंट हमने चूज कर लिया है जिसको हमने AB सपोज किया है और इसकी लेंथ को DL सपोज कर लिया है. ठीक है, तो ये एक एलिमेंट हो गया AB, करंट एलिमेंट. और इससे ये जो डिस्टेंस है, पहले हम क्या करते हैं, इस B से इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस. दिस इज N, BN इज अ परपेंडिकुलर. सपोज दिस एंगल हमने थीटा सपोज कर लिया है. ये जो स्मॉल एंगल है, आपको पता है करंट एलिमेंट हम क्या लेते हैं, बहुत स्मॉल लेते हैं. तो डायग्राम क्लियर हो इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा दिखाया जाता है. भी एक्चुअली ये एलिमेंट इतना छोटा है कि A एंड B बोथ द पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टुगेदर. ये बहुत ही पास में है, ऑलमोस्ट एक ही जगह पर है. जहाँ पर A है और वहीं पर B है. लेकिन आपको विजुअल्स क्लियर करने के लिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए ये सेपरेशन थोड़ा सा ज़्यादा दिखाना पड़ता है, दिखाया जाता है. अदरवाइज ये इतना सेपरेशन नहीं है. जिसको जो हमारा एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग जो करंट एलिमेंट है बहुत ही स्मॉल लेंथ का होता है, माइक्रो लेंथ है ये DL. ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, अगर A और B पॉइंट बहुत क्लोज है तो ये जो एंगल सस्टेंड करेंगे ये भी बहुत ही स्मॉल होगा. और स्मॉल एंगल को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है D5 से. ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, अगर इस पॉइंट को हम C ले ले, सपोज करते हैं दिस एंगल इज 5. ठीक है, आप थीटा अल्फा कुछ भी सपोज कर सकते हैं. और जो इस पॉइंट से हम इस कंडक्टर के एजेस को अगर मिला देते हैं इस तरीके से, और ऐसे ही
जहाँ कहीं पे भी ये जाके मिलेगा इन्फिनिटी तक, ऐसे ही ऊपर की तरफ। तो सपोज करते हैं ये जो डाउनवर्ड तरफ एंगल बन रहा है, दिस एंगल, इसको मैं बाहर लिखता हूँ, स्पेस नहीं है इसलिए, इसको फाई 1 सपोज कर लेते हैं। और यही लाइन जो लास्ट लाइन के साथ ये जो पूरा एंगल है, ये देख रहे हैं ना आप, पूरा एंगल, इसको हम सपोज कर लेते हैं फाई 2 एंगल बन रहा है। तो अब पहले डायग्राम को ठीक से देखिए क्या किया मैंने। एक कंडक्टर एज्यूम किया है जिसमें करंट कैरी हो रहा है कितना, आई, उसका एक शॉर्ट एलिमेंट करंट एलिमेंट लिया है ए बी, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल, और जो कि पॉइंट पी जहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उससे आर डिस्टेंस पे है। एक कंफ्यूजन और रहेगा तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। दीज टू डिस्टेंसेस पी वी एंड पी ए आपको डायग्राम में देखने पे अलग अलग लग रही है। बेसिकली बोथ आर इक्वल्स टू आर, ये भी आर है और ये भी आर है, दोनों इक्वल हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि करंट एलिमेंट बहुत स्मॉल होता है, डायग्राम क्लियर हो इसलिए आपको ए बी में इतना सेपरेशन दिखाया जा रहा है, अदरवाइज ए और बी पॉइंट दोनों ही ऑलमोस्ट एक ही जगह पे हैं। और जब ये पॉइंट बहुत क्लोज होंगे तो ये दोनों ही लाइंस, ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की होगी, तो हम दोनों को आर ही सपोज करेंगे। ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये स्मॉल एंगल डी फाई हो गया जो कि इस परपेंडिकुलर ने टेंड किया है। ये एंगल फाई हो गया सी पी वी, और ये जो डाउनवर्ड एज है, ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है इस लाइन के साथ, वो फाई 1 सपोज कर लिया। और जो अपवर्ड एज होगा, इसका लास्ट एज एट इंफिनिटी, वो जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो फाई 2 है। तो सबसे पहले तो डायग्राम समझना जरूरी था। अब कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो बहुत सिंपल सा है, हम इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे पहले, सबसे पहले। तो सबसे पहले काम यही करते हैं। तो क्या, the magnetic field at the point P due to current element AB is, क्या होगा ये, dV equals to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है आपको। ये कौन सा ला है, बायोट सेवर्ट, ऑलरेडी पता है आपको। तो बायोट सेवर्ट ला की वजह से इस एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एलिमेंट एंड द रेडियल लाइन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। ये आपको ऑलरेडी क्लियर है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जाहिर है कि हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट की वजह से निकालते हैं और पूरा जो सिस्टम होता है जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाले हैं, तो उस सिस्टम का टोटल मैग्नेटिक फील्ड करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लासेस में किया, इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेट करना होगा और इंटीग्रेशन के लिए हमें लिमिट चाहिए होती है। जैसे कि हमने करंट कैरिंग सर्कुलर लूप का किया, तो उसकी पूरी लेंथ हमें पता है सर्कमफेरेंस पे इक्वल होगी 2 पाई आर, तो हमने इजीली कर लिया। यहाँ इनफाइनाइट लेंथ का है, मीन्स लेंथ हमारे लिए अननोन है। तो हमने क्या सपोज कर रखा है, ये जो लाइन है सी पी, इसका जो डाउनवर्ड एंगल है, ये जो इसका लास्ट डाउनवर्ड एज है, वो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, फाई 1, और जो अपवर्ड एज है वो एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, फाई 2। तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ द एंगल करेंगे, और हमारी जो लिमिट्स होगी वो क्या होगी, लोअर एंड अपर। तो लोअर लिमिट के लिए लोअर एंगल यूज करेंगे फाई 1, और अपर लिमिट के लिए अपर एंगल फाई 2 यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले ये इंटीग्रेशन फॉर्म बननी चाहिए। यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फॉर्म है उसमें डीएल है, और जब तक डीएल रहेगा तो ये लेंथ पे इंटीग्रेट होगा। अगर हमें एंगल के टर्म में करना है तो इंटीग्रेशन, ये जो माइक्रोफॉर्म है डीएल, ये डी थीटा होनी चाहिए, डी फाई होनी चाहिए, तभी तो हम एंगल पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो पहले हमें इसको चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए वी एन, ये राइट ट्राइंगल है, आप देख पा रहे हैं, एंड दिस इज 90 एंगल। ये मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो ए एन बी लिख सकते हैं इसको हम। तो हम ऐसे भी लिख लें इसको, ए एन बी, इन ट्राइंगल ए एन वी। इसमें जब हम इस एंगल की बात करेंगे तो साइन थीटा अगर हम कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें यहाँ साइन थीटा को रिप्लेस करना है इसलिए हम साइन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं। तो साइन थीटा आपको मिलेगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन दिस हाइपोटेन्यूस। तो बहुत सीधा सा है,
साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज बी एन एंड हाइपोटेनियस इज ए वी, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज वी एन, ये तो अननोन है, ए वी की वैल्यू हमें पता है डी एल है। सो बी एन जो टर्म है हमारे पास में वो किसका इक्वल हो गया, डी एल साइन थीटा के इक्वल हो गया। इसको हम रिलेशन ए यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इस वाली को इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लेते हैं जहां मैंने बाल्टा बटला लिख रखा है। थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी बोली दी, अगर आपको डेरिवेशन टाइप में इसको यूज करना है तो मैं बाद में बता दूंगा किस तरीके से आप इसको नोट डाउन करेंगे। और अब इसी बी एन की वैल्यू हम एक दूसरे फॉर्म से निकालते हैं, बी एन पी में, जहां पर एक स्मॉल एंगल फॉर्म हो रहा है। जब आपको पता है व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैन बी अवॉइड, तब हम साइन कॉस टेन इसको अवॉइड करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, कौन सा, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। सो फॉर ट्राइंगल बी पी एन, इस ट्राइंगल में देखते हैं अगर बी पी एंड एन, सो एंगल इज डी फाई, आर्क इज बी एन एंड रेडियस इज दिस आर, ओके। सो here d phi equals to arc upon radius is r, so bn is equals to r d phi, consider as the relation b। और यहां पर अगर हम यूज करें फ्रॉम रिलेशंस a एंड v, दोनों ही vn की वैल्यू है तो इक्वेट कर सकते हैं, मीन्स r d phi is equals to dl साइन थीटा। अब सीधे सीधे आप देख पा रहे हैं कि अगर dl साइन थीटा को हम रिप्लेस करना चाहें तो आर डी फाई के टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसे ही हम डीएल इस इक्वेशन में डीएल साइन थीटा को आर डी फाई के टर्म में रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रेटिंग फॉर्म एंगल में बन जाएगी, और यही हमें चाहिए था जैसा कि मैंने आपको स्लाइड में बताया। तो हम क्या करते हैं, नाउ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज कर लेते हैं, देखते हैं डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin theta replaced by this r d phi divided by r square, 1 r is cancel here, remaining value is mu naught upon 4 pi I upon r d phi, dv is equals to mu naught upon 4 pi I upon r d phi, r is also unknown, okay, means we have to replace this distance r in terms of the distance a. So in triangle CPB, cos phi is equals to cos phi base upon hypotenuse, that is a upon r. So r is equals to a upon cos phi। इस ट्राइंगल में हमें क्या करना है, यहाँ जो वैल्यू आ रही है वो r के टर्म्स में आ रही है और हमें चाहिए a के टर्म्स में, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। हमें ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट अजम्पशन है, चूज किया हुआ है हमारा, कहीं पर भी हो सकता है, ये डिस्टेंस फिक्स होगी डिस्टेंस पॉइंट की, तो हमें r को रिप्लेस करना है a के टर्म में। सो r इज इक्वल्स टू a अपॉन cos phi, इसको हम यहाँ से ऐसे भी यूज कर सकते हैं, इंप्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू a अपॉन cos phi। तो अब ये जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी होगी देखते हैं। नाउ डी वी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और जैसे ही हम उसको रिप्लेस करेंगे आई और आर की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे ए अपॉन कॉस फाई। सो इट विल कम, आर को जैसे ही रिप्लेस कर रहे हैं तो इट इज आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई, ये नया टर्म बन गया हमारे पास। तो फाइनली जो एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया है इन टर्म्स ऑफ द एंगल फाई, सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कॉस फाई डी फाई। अब ये बन गई हमारी इंटीग्रेटिंग फॉर्म। तो सिंपली हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं फॉर होल कंडक्टर, टोटल कंडक्टर के लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, B इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम द लिमिट -φ12 प्लस φ2 dv, इस वैल्यू को हम इंटीग्रेट कर देंगे। और dv की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ dv इज, इस डायग्राम को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, यूज देख तो चुके ही हैं आप कैसे बना है। So the value of dv is mu naught upon 4 pi I upon a
कॉस फाई डी फाई, और इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब नाउ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए कैन बी ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा, और कॉस फाई का इंटीग्रेशन कितना होगा? कॉस फाई का इंटीग्रेशन होगा साइन फाई, सो इट इज साइन फाई लोअर लिमिट फाई 1 एंड अपर लिमिट फाई 2। अब हमें क्या करना है आपको पता है, 1 टाइम फाई इज रिप्लेस्ड बाई द अपर लिमिट माइनस फाई रिप्लेस्ड बाई द फाई 1। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 2 माइनस माइनस, तो ये फॉर्मूले का है। अब हम यहाँ फाई 1 प्लस करेंगे, लिमिट प्लस करेंगे लोअर लिमिट, तो क्या होगा माइनस साइन माइनस फाई 1, और ये आप में से सभी को क्लियर होगा साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो जैसे ही हम यहाँ पर ये यूज करेंगे माइनस, ये तो फॉर्मूले का है इंटीग्रेशन के, साइन माइनस फाई 1, तो साइन माइनस फाई 1 इक्वल्स टू माइनस फाई 1 माइनस साइन फाई 1। तो ये जो माइनस है जब यहाँ आएगा ऐसे साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सो दिस बिकम प्लस एंड फाई 1। तो ये क्या हो गया, दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस कंडक्टर। मैं फाइनली लिखता हूँ फॉर्मूले को, यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर्मूला आपका जो होगा वो फाइनल फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। एक तो फॉर्मूला आपका ये आ गया। अगर आपको ये एंगल पता है फाई 1 फाई 2 कितने हो रहे हैं कितने हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं, फॉर द इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट, जब ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये जो लाइन पॉइंट पी को मिला रही है इसके एज से, तो आपको पता है कि जो इनफाइनाइट तक जाने वाली लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। अगर हमें ये बोला जाए कि ड्रॉ द 2 और मोर लाइंस विच आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाने वाली 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस अगर हमें ड्रा करनी है तो हम कैसे करेंगे, 2 करनी है तो ये ऐसे पैरेलल ड्रॉ होंगी जहाँ तक भी ले जाना है। तो इन्फिनिटी तक जाने वाली लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, हमें ऑलरेडी पता है। तो इसका मतलब जब ये वायर की लेंथ इनफाइनाइट अज्यूम करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन जो पी पॉइंट को इसके एक एज से मिला रही है, ये दोनों कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और जब ये पैरेलल होंगी तो ये लाइन, ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये पैरेलल होने के, इस लाइन के पैरेलल होने का मतलब ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगी। और ये अगर ऐसे स्ट्रेट हो गई तो ये जो फाई 2 एंगल है, या जो नीचे वाली लाइन ऐसे स्ट्रेट हो गई तो ये जो फाई 1 एंगल है कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर इनफाइनाइट लेंथ फाई 1 एंड फाई 2 बोथ मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1। फॉर व्हेन वी पुट दिस वैल्यू हियर, फाई 1 मीन्स साइन 90 प्लस साइन 90, तो साइन 90 इज 1 प्लस साइन 90 इज अगेन 1, 1 प्लस 1 इज 2, और जैसे ही इस ब्रैकेट में 2 आएगा तो फाइनल फॉर्मूला हमारा जो बनेगा वो होगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, ये इन ब्रैकेट वाला, i अपॉन a। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ओके, अगर हम चाहें तो इस 2 से 4 पाई को कट कर सकते हैं, तो और करके हम ये भी लिख सकते हैं v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन a। दिस विल बी द फाइनल फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट लेंथ कंडक्टर कैरिंग अ करंट I। तो ये सीधा सा हो गया है कि हमारे पास में इन्फिनिटी लेंथ के कंडक्टर जो कि एक करंट कैरी कर रहा है आई, उसकी वजह से ए डिस्टेंस पे कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है जहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना था, और वो हमने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया। द प्रोसेस आपके सामने है, आप पूरे डेरिवेशन को स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर पाएंगे इसको। और थ्योरी भी अगर आप नोट्स लाइक लिखना चाहते हैं तो थ्योरी में आपको बस ये डायग्राम ही शो करना है, और बाकी सारा मैंने नोट डाउन किया ही है ना, तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का होता
है ना, फाइनाइट लेंथ का होता, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, तो मैं वो भी आपको साथ में बता देता हूँ। अगर ये फाइनाइट लेंथ का होता तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि स्क्रीन को पॉज करके इस पूरे डेरिवेशन को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद फाइनाइट लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हम इन्फिनिटी से यहाँ पर इनफाइनाइटली लॉन्ग को हटा के यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं फाइनाइट लेंथ, ठीक है, हमने हेडिंग को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसको भी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या होगा। वो फॉर्मूला इनफाइनाइट लेंथ के लिए आपके सामने है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, चलिए तो फिर फाइनाइट लेंथ के लिए भी फॉर्मूला देख लेते हैं। अभी हमने देखा इनफाइनाइट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला आया था वो क्या था, मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, v इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इन ब्रैकेट फाइन फाई 1 प्लस फाइन फाई 2। ये फॉर्मूला अभी आया हमारा इनफाइनाइट लेंथ के लिए। अब एक डायग्राम फिर से देखिए, यहाँ पर मैं फाइनाइट लेंथ वायर बना रहा हूँ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ले रहा हूँ, ठीक है। और सपोज करते हैं कि जो C पॉइंट था ये जस्ट इस वायर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। टोटल लेंथ ऑफ द वायर अगर हमने L सपोज कर रखी है तो Ly2 इधर है और Ly2 इधर है, ओके, हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। वही डायग्राम है, वो इन्फिनिटी लेंथ थी। अब हम फाइनाइट सपोज कर रहे हैं, फाइनाइट सपोज कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वायर के मिडिल में सपोज कर लिया, मीन सी इज द मिड पॉइंट ऑफ वायर, तो ये Ly2 और Ly। फिर अगर हम एंगल फाइंड करेंगे इस तरीके से, तो जैसे कि ये था φ2 और ये था φ1, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी सपोज की थी अपने CP, यहाँ से लेके यहाँ तक की A, और ये जो है अब ये अपवर्ड पोर्शन हो गया Ly2 और डाउनवर्ड पोर्शन हो गया Ly2। तो अकॉर्डिंग टू फिगर फाइन φ1, ठीक है, सबसे पहले तो बात ये होगी कि φ1 इक्वल्स टू φ2 इक्वल्स टू φ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब लेंथ इक्वल है और ये कॉमन साइड है ट्रायंगल की तो ये φ1 φ2 इक्वल हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम फाइन φ1 या φ2 दोनों में से किसी को भी कैलकुलेट करें तो दोनों की वैल्यू फाइन φ है, और ये फाइन φ एक्चुअली कितना होगा, इन यानी कोई भी ट्रायंगल यूज करें CP, इसको कोई नेम दे दें, लाइक इसको A दे देते हैं, चलिए इसको अभी B नेम दे देते हैं एज इसको AV। तो ये जो CPA में है तो फाइन φ2 हो या फाइन φ1 हो, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर हम इसका हाइपोटेनियस फाइंड आउट करें तो कितना होगा, Ly2 है ये परपेंडिकुलर और बेस है A, तो इट इज इक्वल्स टू Ly2 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, ये होगा। तो फाइन φ का मतलब हुआ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे होगा परपेंडिकुलर इज, चलिए एक बार मैं लिख देता हूँ AC और हाइपोटेनियस इज AP, ठीक है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, φ2 लिखा हुआ है, जब मैंने यहाँ पे नोटिस कर दिया φ1 एंड φ2 बोथ आर इक्वल्स टू φ, तो हम φ ही कैलकुलेट कर रहे हैं, φ2 कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी φ, और φ1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो भी φ। तो AC अपॉन AP, और AC की जो वैल्यू है आप देख पा रहे हैं जस्ट हाफ ऑफ द लेंथ है, इसको हम Ly2 यूज कर लेते हैं, नाउ डिवाइडेड बाई ये जो है हाइपोटेनियस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, चलिए एक बार लिख देता हूँ, Ly2 का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो L/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, दिस इज L स्क्वायर अपॉन 4 प्लस A स्क्वायर, और भी सॉल्व कर लेते हैं L/2, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये होगा L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, ओके, और रूट से आउटसाइड ले लेंगे 4 को तो ये 2 हो जाएगा, दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसल। तो फाइनली फाइन φ की वैल्यू जो है वो है L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर।
ठीक है, तो अब नाउ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P if B equals to, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, जब φ1 तो ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, ओके, इंटू 2 फाइन फाई, 2 फाइन फाई लिखा है मैंने यहाँ पे, फाइन φ1 मीन्स फाइन फाई ये है और फाइन फाई ये है, तो फाइन फाई प्लस फाइन फाई इक्वल्स टू 2 फाइन फाई, और फाइन फाई की वैल्यू हम ये ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, ओके, 2I, और ये वैल्यू फाइन फाई की L अपॉन अंडर रूट ए, तो ये ऑलरेडी था यहाँ पे A, L स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर, ओके, ये हमारे पास में फाइनल वैल्यू हो सकती है। ओके, अगर इसको मैं कंप्लीट करके लिखूं फॉर्मूले को, लास्ट में इसको रब कर देता हूं, तो आपको लास्ट फॉर्मूला जो मिलेगा वो होगा B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, पहले के सिस्टम से लिखूं, और दिस इज इनटू 2L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4A square. This is the final formula for the magnetic field near a current carrying conductor of finite length L. ये फॉर्मूला होगा फाइनाइट लेंथ के लिए। सो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आप लोग को हमेशा की तरह प्रॉपर समझ में आई होगी, और दोनों डेरिवेशन भी आपको, दोनों क्या बेसिकली एक ही डेरिवेशन है, उसी का एक ही पार्ट है। पहले हमने ड्राइव किया फॉर द इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, और अब हमने ड्राइव किया फॉर द फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, उसी में कंडीशन को यूटिलाइज करके। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड प्रॉपरली। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय।